नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़ टॉप 30 एमसीक्यू डेली सीरीज पार्ट 3 में। आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एकांकी परिवार बनने का कारण नहीं है। एकांकी परिवार जो बन रहे हैं भारत के अंदर, उनका प्रमुख कारण है वो नहीं है। जनसंख्या में कमी, स्वतंत्र रहने की इच्छा, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, सामाजिक बदलाव। तो इसमें हमारा विकल्प एक सही हो जाएगा, जनसंख्या में कमी। बाकी वाले सभी है, स्वतंत्र रहने की इच्छा, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और सामाजिक बदलाव है वो एकांकी परिवार बनने के कारण है। और जनसंख्या की कमी नहीं होकर के जनसंख्या की बढ़ोतरी अगर हम कहते हैं तो वो एकांकी परिवार का कारण होता है। तो विकल्प एक सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दहेज हत्या का मामला संबंधित है संवैधानिक कानून, दीवानी कानून, फौजदारी कानून, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा। दहेज हत्या का मामला है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों को 2 श्रेणी के अंदर रखा जाता है, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी के अंदर जो दंडनीय अपराध होते हैं उनको, और थोड़े कम दंडनीय अर्थात पद एवं संपत्ति से संबंधित जो होते हैं उन्हें दीवानी के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित जिस प्रावधान का सहारा लेते हैं वह है। समानता के अधिकार का हनन होने पर समाज के पिछड़े लोग हैं वो जिस प्रावधान का सहारा लेते हैं वह कौन सा है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। तो इसमें विकल्प 2 सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि बाकी वाले अनुच्छेद भी समानता से संबंधित है, लेकिन अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 15 है वो समानता पर बल देता है। किसी भी प्रकार के जाति, लिंग आदि के, समाज आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करने पर बल देता है। अगला प्रश्न है, वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका पालन पोषण होता है। वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका पालन पोषण होता है, उस परिवार को क्या कहा जाता है। समरक्त परिवार, प्रजनन मूलक परिवार, जन्म मूलक परिवार, वंश नाम परिवार। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा, जन्म मूलक परिवार। आप प्रजनन मूलक और जन्म मूलक में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। प्रजनन मूलक वह परिवार है जो सिर्फ प्रजनन तक सीमित रहता है, जन्म मूलक के अंदर उसका पालन पोषण भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम का कारण है गरीबी, अशिक्षा, काम की तलाश में प्रवर्जन, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से हो जाएगा, उपरोक्त सभी बाल श्रम के कारण है, जिसमें गरीबी, अशिक्षा और काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सभी शामिल है। अगला प्रश्न है, गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल अष्टमी, माघ कृष्ण अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही हो जाएगा, कार्तिक शुक्ल अष्टमी। आप भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लेकर के यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो, और कृष्ण जन्माष्टमी और गोपाष्टमी बिल्कुल इन दोनों में भी कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि दोनों ये अलग अलग त्यौहार है। गोपाष्टमी है भगवान श्री कृष्ण के गाय चराने की शुरुआत के संदर्भ में मनाई जाती है, जिसमें गाय और बछड़े की पूजा होती है। और कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, वो इससे अलग त्यौहार है। अगला प्रश्न है, खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है। लूणियावास में, मंगलियावास में, बिलाड़ा में, ओसिया में। इसमें विकल्प 1 सही हो जाएगा, लूणियावास जयपुर के अंदर खलकानी माता का गर्दभ मेला वो लगता है। अगला प्रश्न है, राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है। राजपूत समाज में डाबरिया नाम की प्रथा से तात्पर्य है। विवाह में दिए जाने वाला दहेज, बंधुआ मजदूर, दास दासिया, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासिया। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा। राजपूत समाज के अंदर डाबरिया से तात्पर्य कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए हुए दास और दासी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है। चूड़ाक्रम संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा, यज्ञोपवीत संस्कार। हालांकि विद्या आरंभ हेतु उपनयन संस्कार भी होता है, लेकिन उपनयन संस्कार के जस्ट बाद में जब जनेऊ धारण करते हैं बालक, तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को कहते हैं। राजस्थान के अंदर जो मृत्यु भोज नामक की सामाजिक कुरीति प्रचलित है उसको क्या कहते हैं। मौसर, सोंग, शोक, त्रयोदशी संस्कार। इसमें हमारा विकल्प 1 सही हो जाएगा, राजस्थान में प्रचलित मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सड़क पर बाएं चिमटा मोड़ अर्थात बाएं से यूटर्न है को निर्देशित करने वाला सड़क चिन्ह कौन सा है। यहाँ पर विकल्प 1, 2, 3 और 4 चारों के चिन्ह दिए हुए हैं, इनमें से हमें चूज करना है कि बाएं से यूटर्न मोड़। तो विकल्प 2 हमारा है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? सागवान, रोहिड़ा, बबूल, खेजड़ी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से हो जाएगा। खेजड़ी है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसे 1983 के अंदर राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है और इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सेनेरेरिया है। रेगिस्तान के सागवान या राजस्थान का सागवान के नाम से जो वृक्ष जाना जाता है वह कौन सा है? यूकेलिप्स, बबूल, खेजड़ी या रोइडा। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से ही हो जाएगा। रेगिस्तान का सागवान या राजस्थान का सागवान रोइडा वृक्ष को कहा जाता है और राजस्थान के लोग इसकी लकड़ी को सागवान के बराबर कीमती समझते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम टेकोमेला एंडुलेटा है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, जन गण मन, उक्त दोनों, सत्यमेव जयते। तो राष्ट्रीय गान के बारे में पूछ रहा है, इसलिए विकल्प 2 से हो जाएगा, जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, वो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया और 24 जनवरी 1950 को इसमें भारतीय संविधान द्वारा इसे अपनाया गया। बात करते हैं विकल्प 1 की, वंदे मातरम। ये भारत का राष्ट्रीय गान है और के राष्ट्रीय गीत है और इसका लेखन कार्य वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया और उनका एक आनंदमठ नाम का उपन्यास है, उसमें इन्होंने बंगाली और संस्कृत भाषा में इसकी रचना की थी। जनगण मन की रचना भी सर्वप्रथम बंगाली भाषा के अंदर हुई थी, अब इसका हिंदी अनुवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात है। भारत के राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3, 3:2, 3:4, 3:1। तो विकल्प 1 इसका सही आंसर हो जाएगा 2:3, क्योंकि पहले चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है और फिर लंबाई का अनुपात पूछ रहा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की सर्वप्रथम कल्पना है वो पिंगली वेंकैया ने की थी। अगला प्रश्न है, जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम नहीं है। जल चक्र जो चलता है उसके अंदर सम्मिलित प्रक्रम नहीं है। स्वांगीकरण, शगनन, वर्षण, अंतःछेदन। तो इसमें हमारा विकल्प 1 से ही हो जाएगा। स्वांगीकरण है वो पाचन क्रिया से संबंधित है, जल चक्र से संबंधित नहीं है, बाकी वाले सभी जल चक्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवस्था जल से संबंधित है? निम्न में से कौन सी अवस्था है वो जल से संबंधित है? द्रव्य, ठोस, गैस, उक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 हो जाएगा। जल तीनों रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के अंदर बर्फ, द्रव में सामान्य जल और गैस के अंदर जल वाष्प। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल है तेल मिश्रित, शौचालय का जल, झाग से भरपूर जल, उपयुक्त सभी। सिंपल है, हम सभी जानते हैं उपयुक्त सभी है वो अपशिष्ट जल के एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल प्रचार प्रक्रिया का प्रथम चरण है। अपशिष्ट जल के प्रचार प्रक्रिया का प्रथम चरण है। अपशिष्ट जल को सलाखा सन्ने से गुजारना, अपशिष्ट जल को ग्रीट और बालू अलग करने की टंकी में डालना, आपंक यानी स्लज को बाहर निकालना, वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि करवाना। तो अपशिष्ट जल है उनको वापस शुद्ध करने के लिए ये प्रथम चरण पूछ रहा है, तो विकल्प 1 से आंसर हो जाएगा, अपशिष्ट जल को सलाखा सन्ने से गुजारना। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो इसमें हमारा विकल्प 2 से ही हो जाएगा। नाइट्रोजन है वो वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 78% लगभग, और उसके बाद में ऑक्सीजन है 20.95% पाई जाती है, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो 0.036% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विषयों का एकीकृत स्वरूप। सामाजिक विषयों का एकीकृत स्वरूप बालक को उसके वातावरण में व्यवस्थित करता है। यह कथन है सत्य, असत्य, संदेहपूर्ण या अस्पष्ट। तो इसमें हमारा विकल्प 1 से ही हो जाएगा। ये कथन पूर्णतः सत्य है कि सामाजिक विषयों का एकीकृत स्वरूप बालक को उसके वातावरण में व्यवस्थित करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन, प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। तो इसमें सामाजिक अध्ययन का अर्थ पूछ रहा है, तो विकल्प 3 सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि सामाजिक अध्ययन बाकी वालों को भी अपने अंदर सम्मिलित करता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर होगा वो समाज का अध्ययन होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में सामाजिक विज्ञान बालकों को तैयार करती है। आधुनिक युग के अंदर सामाजिक विज्ञान है वो बालकों को तैयार करती है राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप, वैश्विक मूल्यों के अनुरूप,
उपयुक्त सभी। तो इसमें विकल्प 4 सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग में सामाजिक विज्ञान बालकों को राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप और वैश्विक मूल्यों के अनुरूप है वो तैयार करती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। शिक्षक, कक्षा कक्ष, विद्यार्थी या पाठ्यक्रम। तो इसमें विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। कक्षा कक्ष है वो शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया एक त्रिआयामी प्रक्रिया आप मान सकते हैं जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है, टीचिंग मेथड से संबंधित प्रश्न है। निरीक्षण विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो विकल्प 3 सबसे बेस्ट आंसर और सही आंसर हो जाए। इसमें व्याख्यान विधि है वो सबसे प्राचीन विधि है। आप कहानी विधि में कंफ्यूज नहीं हुए, कहानी विधि व्याख्यान विधि से प्राचीन विधि नहीं है, सबसे प्राचीन व्याख्यान विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, विज्ञान विषय का अध्यापक निम्नलिखित में से कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग छात्रों के सहयोग से बेहतर किया जा सकता है। विज्ञान विषय का अध्यापक निम्नलिखित में से कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग छात्रों के सहयोग से बेहतर किया जा सकता है। चार्ट, मॉडल, रेखाचित्र, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से हो जाएगा। छात्रों के सहयोग से हम उपयुक्त चारों सहायक सामग्रियों का बेस्ट उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने टेलीविजन के महत्व को इस प्रकार उल्लेखित किया है। टेलीविजन है उसके महत्व को उल्लेखित किया। यह सर्वाधिक आशापूर्ण दृश्य श्रव्य उपकरण है क्योंकि संदेश वाहक के इस एक यंत्र में रेडियो और चलचित्र के सभी गुण मिश्रित है। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि टेलीविज़न सबसे बेस्ट सहायक सामग्री है क्योंकि इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों सम्मिलित है। तो यह कथन किस विद्वान का है। स्किनर ने, नन ने, थट तथा डोरबेरिच ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार का टेलीविज़न के बारे में, दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में थट व डोरबेरिच ने कहा है। अगला प्रश्न है, चलचित्र विज्ञान शिक्षण में महत्वपूर्ण है। चलचित्र है वो विज्ञान शिक्षण में महत्वपूर्ण है क्योंकि चलचित्र के माध्यम से प्रक्रिया, गति और विकास की पुनरावृत्ति की जा सकती है। ये सस्ता साधन है। इसके प्रयोग के बाद पाठ्य सामग्री की जरूरत नहीं होती है। उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सबसे सही और बेस्ट आंसर हो जाएगा कि चलचित्र के माध्यम से प्रक्रिया, गति और विकास की पुनरावृत्ति की जाती है। चलचित्र एक प्रकार का स्लाइड शो होता है जिसमें चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो उसमें प्रक्रिया, गति और विकास की पुनरावृत्ति हम फटाफट से चित्र देख करके कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान संग्रहालय का विज्ञान शिक्षण में महत्व है। विज्ञान संग्रहालय है म्यूजियम, उसका विज्ञान टीचिंग में क्या महत्व है। विज्ञान का शिक्षण जीवन व रोचक बनाया जा सकता है। छात्रों में संग्रह करने की प्रवृत्ति, विज्ञान से जुड़े विभिन्न मॉडल के चित्र देखे जा सकते हैं। उपरोक्त सभी। तो संग्रहालय का महत्व है उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण क्या है। प्राथमिक स्तर पर 1 से 5वीं कक्षा तक जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें चलती है पर्यावरण अध्ययन की, उसके अंदर कविताएं और कहानियों को शामिल किया गया है। तो उसका प्रमुख कारण क्या है। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्य चर्चा और एक रस्ता में परिवर्तन, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं 1 से 5 क्लास तक, उनको आमोद प्रमोद एक प्रकार का मनोरंजन प्रदान करना। मूर्त संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि कविता और कहानियों के माध्यम से नहीं की जा सकती। और विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्य चर्चा की एक रास्ता में परिवर्तन, ये भी कविता और कहानियों के माध्यम से संभव नहीं है। और विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि हिंदी विषय के अंदर विकसित की जाती है, पर्यावरण अध्ययन में नहीं।